प्रिय दर्शकों, हम आप सबके लिए स्वास्थ्य पर एक चर्चा का कार्यक्रम हेलो स्वास्थ्य लेकर के आ रहे हैं, जिस पर हम स्वास्थ्य के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हर व्यक्ति इस संसार में अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहता है, पर उतना सजग नहीं रह पाता जितना उसे रहना चाहिए। वह जानता है पर उतना नहीं जान पाता जितना उसे जानना चाहिए। वो जब बीमार होता है तब वह हड़बड़ाकर हॉस्पिटल की ओर पहुंचता है। हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहेगा डॉक्टर्स को आप तक पहुंचाना। और ये कहा जाता है कि स्वास्थ्य के मुद्दों पर यदि आप जागरूक हो गए, जान गए, आपने समय से पहले चीजों पर अपना ध्यान देना शुरू कर दिया, उपचार करना प्रारंभ कर दिया, तो आप बहुत सी गंभीर समस्याओं से अपने आप को बचा ले जाते हैं। इन्हीं सब उद्देश्यों को साथ में रखकर हम आपसे रूबरू करा रहे हैं आज संकल्प नेत्र चिकित्सालय के डायरेक्टर, छत्तीसगढ़ के बहुत ही प्रख्यात फेको नेत्र सर्जक डॉक्टर संदीप तिवारी जी से। नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। और सर तो आई के फील्ड में, चिकित्सा के फील्ड में, सर्जरी के फील्ड में अपनी कोई सानी नहीं रखते हैं, लेकिन बावजूद इनके आज हमने इनसे चर्चा का विषय चुना है डायबिटीज को और डायबिटीज के कारण आंखों पर पड़ने वाले प्रभाव को। यद्यपि आप सर्जक हैं सर, पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मैंने जब आपसे अभी चर्चा की थी तो आपने कहा कि आंखों की सर्जरी तो हम करेंगे ही, सर्जरी आखिरी विकल्प है, पर उसके पहले हम आंखों को प्रभावित करने वाली एक सबसे प्रमुख बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे, जो है डायबिटीज। तो आप सबसे पहले इसे समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से शहर वासियों की तरफ से, पूरे छत्तीसगढ़ के रहवासियों की तरफ से, या वो जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने ये बहुत ही अच्छा बीड़ा उठाया है कि कैसे हम लोगों को उनके स्वास्थ्य के लिए जागरूक कर सकते हैं। क्योंकि स्वास्थ्य में जागरूकता का, अवेयरनेस का बहुत बड़ा रोल होता है। ट्रीटमेंट तो बाद में आता है, उसके पहले जागरूक होना और जागरूकता के साथ साथ उस बीमारी के विषय में या स्वास्थ्य के विषय में जानकारी रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। जैसा आज आपने विषय चुना है डायबिटीज का, तो डायबिटीज और आंख के बीच क्या संबंध है, डायबिटीज क्या होता है, इसमें पूरा चर्चा आज अपन करेंगे। और कैसे हम अपने ज्यादा से ज्यादा मरीजों को डायबिटीज के कारण जो आंख में खराबी होती है उससे बचाव का क्या रास्ता है, ये बताने का पूरा मैं प्रयास करूंगा। तो मेरी अपेक्षा है सबसे पहले तो सरल शब्दों में, जिससे एक आम इंसान भी समझ सके कि ये डायबिटीज आखिर है क्या और लोगों को ये बीमारी क्यों घेर लेती है। जी, डायबिटीज के विषय में ये बोला जा सकता है कि ये शुगर की मात्रा जब ब्लड में बढ़ जाता है तो उसे हम डायबिटीज कहते हैं। शरीर में ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि जब भी हम कुछ खाते हैं तो उसको शरीर जो है या तो ऊर्जा के रूप में, एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर देता है, या फिर उसको शुगर को बहुत सारे या तो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है या फैट के रूप में बॉडी में स्टोर करता है। ये हमारे शरीर में पूरा एक ये सिस्टम बना हुआ है। ये पूरा सिस्टम जो है बहुत सारे हार्मोन्स के द्वारा संचालित होता है। लेकिन जब ये पूरी प्रक्रिया, ये पूरा सिस्टम अपने सुचारू रूप से काम करने में असमर्थ रहता है और जो भी हम खाते हैं उससे, उसके कारण ब्लड में शुगर की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को हम डायबिटीज कहते हैं। वैसे समझने के लिए ये समझा जा सकता है कि मुख्य रूप से डायबिटीज जो है वो 3 प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। 3 कैटेगरी या 3 प्रकार के डायबिटीज बोल सकते हैं। पहला तो टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं, जिसमें कि कम उम्र के बच्चों को होता है और यंग लोगों को होता है। दुबले पतले लोगों को होने की ज्यादा संभावना रहती है और ये जेनेटिक बीमारी होता है। हमारे शरीर में जो शुगर को कंट्रोल करने वाला हार्मोन्स होता है, जिसे हम इंसुलिन कहते हैं, जब वो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होने लगता है, इंसुलिन का प्रोडक्शन हमारे जो एक अंग होता है हमारे शरीर में, पेनक्रियाज में एक बीटा सेल्स होता है, वहां से इंसुलिन का
सिक्रीशन होता है। जब ये इंसुलिन का सिक्रीशन या प्रोडक्शन कमजोर हो जाता है, कम हो जाता है, तब टाइप 1 डायबिटीज होता है। वैसे दूसरे प्रकार का वैरायटी का डायबिटीज होता है जिसे हम टाइप 2 कहते हैं। टाइप 2 में ये होता है कि हमारा इंसुलिन का प्रोडक्शन तो नॉर्मल रहता है, लेकिन इंसुलिन की एफिशिएंसी बहुत सारे कारणों से कम हो जाती है। तो जो भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, उसका उपयोग हमारा शरीर एनर्जी बनाने में अच्छे से नहीं कर पाता है। आप चाहेंगे तो अपन आगे और इस पे बड़ा डिटेल में चर्चा कर सकते हैं कि ये इंसुलिन हमारे शरीर में कैसे काम करता है, और भी इसमें आगे चर्चा करेंगे। तो ये जब चीजें हमारा इंसुलिन या तो इनएफिशिएंट हो जाए या इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाए, इन दोनों कारणों से डायबिटीज होता है। अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो रहा तो टाइप 1 कहा जाएगा, और अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन नॉर्मल है लेकिन इनएफिशिएंट हो गया, उसका उपयोग पूरी तरह अच्छे से नहीं हो रहा, तो उसे हम टाइप 2 कहेंगे। वैसे ही टाइप 1.5 भी एक डायबिटीज होता है, जो कि इन दोनों के बीच की एक अवस्था रहती है। सामान्य तौर पे जब हम लोग देखते हैं तो करीब करीब समाज में 5 से 8% टाइप 1 डायबिटिक लोग हैं, और टाइप 2 जिसमें कि इंसुलिन का प्रोडक्शन तो नॉर्मल है लेकिन उसका उपयोग ठीक से नहीं हो रहा, वो 85% लोग हैं। तो हमारे समाज में मुख्यतः टाइप 2 के मरीज ज्यादा हैं। जी ठीक। एक हम लोग बिल्कुल सिंपल सी भाषा में जैसे देखते हैं कि शरीर में हमको एनर्जी की जरूरत होती है। जी। ये एनर्जी हमको भोजन से मिलती है। भोजन हमारे शरीर में पहुंचा, वो कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म ले लेता है, C6H12O6। अब वो जब जलता है तो हमको, जैसे हम केवल गाड़ी में पेट्रोल डाल दें तो गाड़ी चलना शुरू नहीं करेगी, जब उसका दहन शुरू होगा तब वो गाड़ी चलेगी। तो वैसे ही ये हमारा जो कार्बोहाइड्रेट पहुंचा है वो जलेगा तो हमको एनर्जी मिलेगी। तो क्या हमारा कार्बोहाइड्रेट बर्न होना बंद हो जाता है, या वो कार्बोहाइड्रेट इंसुलिन की मदद से कोशिकाओं तक पहुंचना बंद हो जाता है? ऐसा होता क्या है कि हम एक शब्द भी इसमें सुनते रहते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस करती है बॉडी करके। तो ये ऐसा क्यों होता है? ये बहुत ही आपका अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस सब्जेक्ट में अच्छा अध्ययन किए हैं, तब जाकर के आपका ये क्वेश्चन बनता है। एक्चुअली इंसुलिन का काम ही ये है कि जो भी हम खाएंगे उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट या शुगर जिसे कहते हैं, जिसे मोनोसेक्राइड कहते हैं, उसको शरीर के सेल्स के अंदर पहुंचाना। मान लीजिए आपकी हर सेल में एक दरवाजा बना हुआ है, उस दरवाजे में एक ताला लगा हुआ है, और उस दरवाजे को खोलने के लिए उस ताले में हमें एक चाबी लगाने की आवश्यकता है, तभी वो दरवाजा खुलेगा और जो खून में शुगर बह रहा है वो सेल्स के अंदर जाएगा। जब वो सेल्स के अंदर जाता है तो वहां हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक ऑर्गन, छोटा सा ऑर्गन होता है, जो कि हर सेल में, शरीर के हर सेल में एक एक रहता है। वहां पर ये शुगर जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एनर्जी का मतलब होता है एटीपी, एटीपी में कन्वर्ट होता है एनर्जी में, और फिर हमारे शरीर के संचालन में, सोचने में, उठने बैठने में वो एनर्जी का उपयोग होता है। ये जो इंसुलिन है, जैसे मैंने बताया, वो जो दरवाजे में जो ताला लगा है उसके चाबी के रूप में काम करता है इंसुलिन। जब तक इंसुलिन उस ताले में जाकर के अटैच नहीं होगा तब तक वो दरवाजा शुगर के लिए खुलेगा नहीं। इसके कारण शुगर सेल्स के अंदर नहीं जाएगा और शुगर का प्रॉपर एनर्जी में कन्वर्जन नहीं होगा। उस कंडीशन में खून की नलियों में शुगर ज्यादा बहते हुई मिलेगी अपने को। तो इंसुलिन का जो उपयोग है वो शुगर को सेल्स के अंदर पहुंचाने का सबसे महत्वपूर्ण काम है। अगर ये शुगर सेल्स के अंदर नहीं पहुंचता है तो शरीर सामान्य तौर पे इस एक्सेस शुगर को फैट के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करके शरीर के विभिन्न अंगों में छुपा देता है। तो शुरुआत में तो यही होता है, जब आपका शुगर
आपका इंसुलिन का उपयोग कमजोर हो जाता है, इंसुलिन एफिशिएंटली काम नहीं करने लगता है, या वो जो दरवाजे में ताला है उसमें कोई परेशानी आ जाती है, उसमें खराबी आ जाती है, तो इंसुलिन अपना पूरा उपयोग, इंसुलिन का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। तब जितना भी ब्लड में शुगर है ये धीरे धीरे फैट में या ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होते रहता है, और फिर हम यहां से टाइप 2 डायबिटीज की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये प्रक्रिया लंबी प्रक्रिया है, 7 साल 8 साल में होता है, बहुत धीरे धीरे होता है, तो हमको पता नहीं चलता, और फिर धीरे धीरे हम टाइप 2 डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ सर, जो हम शुरू में चर्चा कर रहे थे कि जागरूकता, अब यहाँ से जागरूकता का सवाल आता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो अब डायबिटीज की शुरुआत हो रही है तो दो चीजें एक साथ होने लगी। एक तो खून में चाशनी दौड़ने लगी, तो खून हमारा गाढ़ा हो गया, और दूसरा जो एनर्जी के रूप में उसको कोशिका में जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया ने कोशिका के पावर हाउस के थ्रू उसको एनर्जी में कन्वर्ट होना था, तो एनर्जी की कमी हमको होने लगी। तो इसका पहला लक्षण तो शायद ये होगा कि हम यदि सामान्य से ज्यादा थका हुआ महसूस करें तो एक संकेत शायद डायबिटीज की तरफ हो सकता है। तो व्यक्ति को कौन सा ऐसा लक्षण महसूस करना चाहिए जो सामान्य व्यक्ति महसूस नहीं करता, उसको निग्लेक्ट करता है? तो पहला तो वहीं पर हम जाना चाहेंगे कि यदि डायबिटीज आने लगा शरीर में तो उसको शुरुआती सिम्टम में कैसे जान पाएगा एक व्यक्ति कि मैं डायबिटीज का पेशेंट बन सकता हूँ भविष्य में करके? डायबिटीज के लक्षण पे अगर अपन चर्चा करें तो क्लासिकल साइन तो बोलते हैं कि ज्यादा प्यास ज्यादा लगना, भूख ज्यादा लगना, पेशाब का बार बार होना, वजन कम होना। लेकिन ये स्टेज बहुत लेट आता है, उसके पहले आप अपने आप को डायबिटीज है कि नहीं है ऐसा जान सकते हैं। लेकिन उसके लिए और कोई रास्ता नहीं है, आपको अपने ब्लड का टेस्ट समय समय पर करवाते रहना ही जानने का सबसे बेहतर तरीका है। जैसी 35 साल या 40 साल की उम्र हो तो आप गांठ बांध लें कि आप हर साल एक बार अपने ब्लड का टेस्ट, और भी टेस्ट कराना जरूरी है, लेकिन शुगर से रिलेटेड जो भी जांच होते हैं, एक दो जो इंपॉर्टेंट जांच होते हैं उसको जरूर कराएंगे, जिससे कि आपको कोई सिम्टम, लक्षण आने के पहले ही आप डायबिटीज को अगर पकड़ लेते हैं तो बहुत आसानी से इसका मैनेजमेंट किया जा सकता है। हम लोग प्री डायबिटिक स्टेज सुनते रहते हैं सर, तो जो प्री डायबिटिक स्टेज है उसमें यदि व्यक्ति जान गया तो क्या डायबिटिक रिवर्सल की तरफ ले जा सकता है कि संभव ही नहीं है इस जीवन में? हाँ, प्री डायबिटिक और डायबिटिक ये दो कैटेगरी में हम पहले इसको बांट सकते हैं। जैसे हमने शुरू में बांटा टाइप 1 और टाइप 2, तो मुख्य रूप से जब हम बात कर रहे हैं तो टाइप 2 के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि टाइप 2 में क्या क्या होता है। तो उसमें प्री डायबिटिक हो सकता है और डायबिटिक पेशेंट हो सकता है। डेफिनेटली जहां पर इंडिया में हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आज के डेट में 20 करोड़ के आसपास के व्यक्ति जो हैं वो डायबिटिक पेशेंट हैं। हम चाइना से आगे बढ़ने वाले हैं। चाइना से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ भी गए हैं, क्योंकि वर्ल्ड का डायबिटीज कैपिटल माना जाता है इंडिया को। वहीं पर प्री डायबिटिक भी इतने ही लोग हैं, करीब करीब 20 करोड़ लोग ही हैं जो कि प्री डायबिटिक हैं, जिनका डायग्नोसिस नहीं हो पाया है या जो डायबिटीज की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। टारगेट हमारा ये 20 करोड़ जो अभी डायबिटीज के पेशेंट, फ्रैंक डायबिटिक पेशेंट नहीं हुए हैं, प्री डायबिटिक स्टेज में हैं, हमारा टारगेट उनके लिए भी होना चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस से हम उनको वापस नॉर्मल लाइफ की तरफ खींच सकते हैं। जहां तक आपने पूछा कि डायबिटीज रिवर्सल का क्या बात है या क्या चर्चा होता है, मेरा जो मानना है, मेरा जो अनुभव कहता है कि डायबिटीज रिवर्सल या कोई व्यक्ति को अगर शुगर हुआ है तो वो सामान्य स्थिति में कभी भी नहीं आ पाएगा। इस मिथ में नहीं पड़ना चाहिए कि वो सामान्य स्थिति में आ पाएगा। टाइप 2 के पेशेंट्स जिनको इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है और जो इंसुलिन रेसिस्टेंस को अपने कम कर लेते हैं, अगर समय रहेगा तो हम लोग चर्चा करेंगे कि ये इंसुलिन रेसिस्टेंस हम कैसे कम कर सकते हैं या उसके क्या पैरामीटर्स हैं इंसुलिन रेसिस्टेंस के। तो बहुत सारे एक्सरसाइज, डाइट के मेथड से हम अपने
इंसुलिन रेसिस्टेंस को कम कर लेते हैं, सामान्य लेवल पे ले आते हैं। तो उस कंडीशन में आप बिना मेडिसिन के, बिना कोई दवा खाए अपने ब्लड शुगर को नॉर्मल लेवल पे रख सकते हैं और शुगर के कारण होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। लेकिन अगर आपने वापस वही पुराना लाइफ स्टाइल, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल या गलत खान पान में अपना लाइफ दिनचर्या फिर से चालू किया, तो वापस आपको संभावना है कि डायबिटीज या प्री डायबिटीज की तरफ आप अग्रसर हो जाएं। क्योंकि ये बहुत सारा चीज आपके बॉडी कंपोजिशन पे डिपेंड कर रहा है और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि जेनेटिक लेवल पे भी है, जो कि किसी एक व्यक्ति को शुगर को पचाने का क्षमता देता है और वहीं किसी दूसरे व्यक्ति को उतना ही शुगर को पचाने का क्षमता नहीं देता है। तो ये जेनेटिक लेवल पे भी होगा, जो कि अभी रिसर्च का मुद्दा है, बहुत सारे उस पर रिसर्च हो रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको शुगर हो गया है, डायबिटीज हो गया है, तो आपको ताउम्र या तो दिनचर्या, खान पान से आपको उस शुगर को मेंटेन रखना है या फिर दवाइयों से मेंटेन रखना है। लेकिन आपको कोशिश ये करना है कि आपका शुगर, ब्लड शुगर जो है, वो जो पैरामीटर्स हैं उस लेवल के अंदर ही रहें। इसमें थोड़ी सी चर्चा आगे बढ़ाते हैं जी। दवाएं दी जाती है डायबिटीज के लिए। व्यक्ति मॉर्निंग वॉक पे जाता है, फिजिकल एक्टिविटी करता है, बावजूद उसको कुछ ना कुछ दवाएं दी जाती है। मेटफॉर्मिन जैसे सबसे फेमस कॉमन दवा है और वो दवाएं लेता है और उसके मन में एक भय वहीं से आना शुरू हो जाता है कि मैं दवा तो खा रहा हूँ, लेकिन इन दवाओं के खाने से मुझको अब इसका साइड इफेक्ट होगा, और जैसे जैसे मैं इन दवाओं को खाते जाऊंगा वैसे वैसे मुझको शरीर के कोई अंग इफेक्टिव होते जाएंगे, उससे दुष्प्रभावित होते जाएंगे। तो क्या दवा खाने से दुष्प्रभाव आता है या दवा दुष्प्रभाव से बचाती है? इसको लेकर के बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है समाज में। तो अभी आप जो दवा के विषय में पूछ रहे हैं, उसके पहले के स्टेज में मैं आना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले तो अगर किसी दिन आपने ब्लड टेस्ट कराया, आपका शुगर 180-200 आ गया, जो कि नॉर्मल लेवल से ज्यादा है, तो सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है। आपके जैसे डायबिटिक पेशेंट भरपूर हैं, बहुत सारे लोग हैं, सबका मैनेजमेंट है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपने समय रहते अपना ब्लड टेस्ट कराया और आपको ये पता चल गया कि आपके ब्लड में शुगर की मात्रा ज्यादा है। अगला स्टेप आपका यह होना चाहिए कि आप टाइप 1 है कि टाइप 2 है, इसका निर्धारण करें, क्योंकि दोनों का एंटायरली डिफरेंट ट्रीटमेंट है। टाइप 1 का ट्रीटमेंट, जैसा मैंने कारण पहले जैसे बताया कि टाइप 1 का कारण यह है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन हमारा कम हो गया, तो शरीर जिस चीज को प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा उसको तो पक्के तौर पे बाहर से लेना पड़ेगा आपको। इसका मतलब है कि आपको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा, क्योंकि इंसुलिन का प्रोडक्शन ही आपका बॉडी नहीं कर रहा। लेकिन वो केवल 5 से 8% पेशेंट हैं। ज्यादा मैक्सिमम पेशेंट कौन से हैं? टाइप 2 के। टाइप 2 का मतलब है कि इंसुलिन आपका बॉडी पूरा प्रॉपर बना रहा है, लेकिन आपके बॉडी की कंडीशन ऐसी है जिसे हम इंसुलिन रेसिस्टेंस कहते हैं, जिसके कारण इंसुलिन जो है वो आपके ब्लड में से शुगर को सेल्स के अंदर नहीं पहुंचा पा रहा। इस कंडीशन को इंसुलिन रेसिस्टेंस कहते हैं और ये कैटेगराइज करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। कुछ ब्लड टेस्ट से हम ये कैटेगराइज कर सकते हैं कि मैं टाइप 1 का पेशेंट हूं कि टाइप 2 का पेशेंट हूं। मार्केट में इजीली 2000-3000 रुपए के कॉस्ट में ये टेस्ट अवेलेबल है। जब भी आपको ब्लड शुगर ज्यादा है, पहली बार डायग्नोस हो आपको ब्लड शुगर का, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर रिक्वेस्ट करें कि वो सीरम इंसुलिन, सी पेप्टाइड, ये 2 टेस्ट आपको करके दे। और अगर इंसुलिन रेसिस्टेंस वाला टाइप 2 वाला डायबिटीज अगर आपको डॉक्टर आपको डिक्लेयर कर रहे हैं, तो एक टेस्ट होता है होमा IR, जिससे कि आपके शरीर में इंसुलिन रेसिस्टेंस का क्या ग्रेडिंग है वो आपको पता चलेगा, उसका जानकारी लें।
तीसरा, इंसुलिन रेसिस्टेंस का मुख्य कारण ये होता है कि शरीर में फैट की मात्रा का ज्यादा हो जाना। यही फैट आपके, जो मैंने बताया कि हर सेल में एक दरवाजा है और दरवाजे में एक ताला लगा हुआ, वो ताले को डिस्टर्ब कर देता है जब हमारे शरीर में एक्सेस मात्रा में फैट रहता है। तो इंसुलिन रेसिस्टेंस की मात्रा किस ग्रेड में है देखने के लिए आपको एक होमा IR नामक टेस्ट करना चाहिए, जो कि लैब से, किसी भी लैब से बहुत आसानी से हो जाता है। आपसे चर्चा करके सर हम कंटिन्यू करेंगे जी। ऐसे ही तीसरा एक जानकारी हमको डायबिटीज में जानना है कि आपके बॉडी में बॉडी कंपोजिशन क्या है, और इस बॉडी कंपोजिशन में बॉडी फैट परसेंट का क्या रोल है। अभी तक जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग BMI को बहुत ध्यान देते थे, BMR को बहुत ज्यादा ध्यान देते थे, लेकिन अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान दिया जा रहा है, उसे बोलते हैं बॉडी फैट परसेंटेज। मान लीजिए आपका वजन 70 किलो है, तो उस 70 किलो वजन में कितना फैट का कंपोनेंट है, कितना प्रोटीन का या बोन का कितना कंपोनेंट है, कितना वाटर कंटेंट। अगर बॉडी फैट परसेंट सर्टन परसेंटेज से ज्यादा है तो आपको इंसुलिन रेसिस्टेंस होने की संभावना ज्यादा है। अब आते हैं, आपका जो मेन क्वेश्चन था कि दवाइयों के उपयोग से कोई साइड इफेक्ट हो रहा क्या। डेफिनेटली एलोपैथी की सब दवाइयों में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, लेकिन उससे ज्यादा खराबी वो साइड इफेक्ट हो रहा करके आप दवा लेना बंद कर दें, ये बिल्कुल भी गलत बात है। लेकिन क्योंकि उस दवा के जो थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, उससे ज्यादा खराबी आपके शरीर में हो सकता है यदि आप अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं करते हैं। हमारा एज ए डॉक्टर मेन एम ये है कि आपका ब्लड शुगर प्रॉपरली कंट्रोल में रहे, क्योंकि डायबिटीज जो है वो केवल ब्लड शुगर के बढ़ने के कारण आपके शरीर में कोई खराबी नहीं आने वाला, लेकिन जब लगातार ब्लड शुगर जो बढ़ता रहता है, बढ़ा रहता है हमारे शरीर में 10 साल 12 साल 15 साल बढ़ा हुआ है, उसके कारण जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो हमारे लिए ज्यादा गंभीर मुद्दा होता है। उन कॉम्प्लिकेशंस का ट्रीटमेंट या उन कॉम्प्लिकेशंस के कारण आपका लाइफ डेंजर में रहता है, मॉर्बिडिटी रहता है, आपका क्वालिटी लाइफ पुअर रहता है उन कॉम्प्लिकेशंस के कारण। तो शुगर को कंट्रोल करना, सही तरीके से कंट्रोल करना, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमको एनी हाउ डायबिटीज के कारण जिस कॉम्प्लिकेशन में हम फंसने जा रहे हैं फ्यूचर में, उससे बचना है। आपकी तो डायबिटीज पे स्पेशलिटीज एकदम आपको प्रभावित कर दे रही हैं। हम लोग आपको मतलब आंख के फील्ड में ज्यादा जानते आए हैं। 20 साल आपको हो गया है एक सर्जक के रूप में कार्य करते हुए, और आपका जोर डायबिटीज पे है, मतलब निश्चित रूप से इसका आंखों से कुछ न कुछ गहरा संबंध होगा, तभी आपने रिसर्च की है। और हम लोग भी कभी कभी डायबिटीज, रेटिनोपैथी इत्यादि शब्दों को सुनते रहते हैं, और ये भी सुनते हैं कि डायबिटीज शरीर के किसी एक अंग को प्रभावित कर देता है। गांव वालों की मान्यता रहती है, तो एक को नहीं करता होगा, सबको करता होगा, और आंखों को शायद विशेष प्रभावित करता होगा। तो आंखों से इसका क्या क्या कनेक्शन है, ये थोड़ा विस्तार से बताइएगा। तो जैसे मैंने अभी कहा कि जो ब्लड शुगर जब बहुत दिन तक बढ़ा रहता है, अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, हम उसको कंट्रोल नहीं किए हैं, या अवेयरनेस की कमी है, या इग्नोरेंस है, तो कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होता है शरीर में, और वो कॉम्प्लिकेशन ही मेनली मरीज को तंग करता है। लाइफ स्टाइल या तो खराब होता है, या मॉर्बिडिटी आता है, या और भी बड़े प्रॉब्लम भी होते हैं। जब भी शुगर बढ़ता है शरीर में और लगातार बढ़ा रहता है, तो हमारे शरीर में जितने भी ब्लड वेसल्स हैं उनको प्राइमरली ये टारगेट करता है, उनको खराब करता है ब्लड वेसल्स को। वैसे तो डायबिटीज शरीर के ब्लड वेसल्स को भी में भी दुष्परिणाम डालता है, नर्व्स में भी खराबी करता है, हड्डियों में भी खराबी करता है, मसल्स में भी खराबी करता है। तो डायबिटीज ऐसे देखा जाए तो शरीर के सभी अंग में, सभी पार्ट में, सभी टाइप के अंगों में वो अपना खराबी करता है। मुख्य रूप से ये
ब्लड वेसल से चालू करता है इसकी खराबी होना। और उसमें से भी आंख और किडनी, ये दो ऑर्गन हैं जिनमें सबसे पहले अपना दुष्परिणाम दिखाता है। तो डायबिटीज के हर वो व्यक्ति जिनको 5 साल हो गया है, हम लोग हमेशा एडवाइस करते हैं कि वो आंख में अपना रेटिना का जांच जरूर कराएं, क्योंकि रेटिना जो है वो आंख के पीछे की एक झिल्ली है, पर्दा है, जिसमें कि नर्व्स भी हैं और ब्लड वेसल्स भी हैं। तो वो बहुत बारीक ब्लड वेसल्स रहता है, उसमें वो अपना दुष्परिणाम दिखाता है डायबिटीज, और सबसे पहले वहीं पर दुष्परिणाम आता है। तो ये तो सबसे गंभीर स्थिति बन रही, क्योंकि जी। रेटिना की चिकित्सा सबसे जटिल मानी जाती है, रेटिनोपैथी। और यदि रेटिना पर प्रतिबिंब बनना बंद हुआ तो व्यक्ति में तो अंधेपन का भी कारण बनेगा। तो ये वास्तव में मतलब ये जमीनी स्तर पर कितने % के रूप में अंधत्व तक पहुंचा रहा है डायबिटीज? क्या इसके कुछ आंकड़े हैं? हाँ, डायबिटीज के पेशेंट अगर 5 साल पुराने हो गए हैं तो हम लोग मानते हैं कि करीब 100 में से 15 लोगों को डायबिटिक रेटिनोपैथी का शुरुआत हो चुका है या डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गया है। और जहां पर ये बहुत गंभीर विषय है कि इनके आंख में खराबी चालू हो चुकी है, जहां ये बहुत गंभीर चीज मैं बोल रहा हूं, लेकिन वहीं पर मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी को हम समय रहते डायग्नोस कर लेते हैं तो आज के समय में इसके ट्रीटमेंट बहुत अच्छे अच्छे आ गए हैं। मैं वही जान के डर सा लगने लगा था। हाँ, मैं आपसे अगला ही पूछना चाह रहा था कि किसी को प्रभावित तो करने ही लगा है, क्योर कैसे करेंगे, उस पर आप आ ही रहे हैं। तो जैसा हम लोग आज जो चर्चा का अपना मुख्य मुद्दा है अवेयरनेस से ही प्रिवेंशन आता है कोई डिजीज का। तो सबसे पहले तो ये जानना कि क्या मैं डायबिटीज से पीड़ित हूं। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है, क्या मैं टाइप 1 टाइप 2 से पीड़ित हूं। यदि मेरे को डायबिटीज है तो मेरे शरीर के कौन से अंगों में क्या खराबी हुआ है कि नहीं हुआ, ये चीज को कैटेगराइज करना। जहां तक आंख की बात है तो हमारा सभी लोगों को ये सलाह रहता है कि जैसे ही आपको पता चले, सबसे पहली बार आज के डेट में जब पता चले कि आज मेरा ब्लड शुगर ज्यादा है और मैं टाइप 1 या टाइप 2 में कैटेगराइज हो गया हूं, तो सबसे पहला हमारा काम ये बनना होता है कि हम आज आंख का चेकअप कराएं। आंख के चेकअप में रेटिना का पूरा डिटेल चेकअप होना चाहिए, ग्लूकोमा है कि नहीं उसका पूरा डिटेल चेकअप होना चाहिए, और दृष्टि कितनी है आपके आंख की, कहीं वो दृष्टि अब कम तो नहीं हो गई है, उसका भी पूरा डिटेल चेकअप होना चाहिए। मान लीजिए आज के डेट में आपका पहली बार डायग्नोसिस हुआ है और आंख का स्थिति एकदम बढ़िया है, तो अच्छी बात है, जिससे कि आप आगे भी इसको अच्छा रख सकें। इस चीज के अवेयरनेस के साथ आप आगे बढ़ेंगे। और हर साल आपको रेटिना का चेकअप कराते रहना पड़ेगा। एम क्या है उसमें, हर साल कराने का एम ये है कि हमको जैसे ही डायबिटीज का रेटिना में कोई खराबी दिखे, उसको अर्ली स्टेज में ही हमको डायग्नोसिस करना है। अर्ली स्टेज में इसलिए डायग्नोसिस करना है क्योंकि अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस करेंगे तो ट्रीटमेंट हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे हैं। जैसे हमको अर्ली स्टेज में डायग्नोस होता है, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट हमारे पास उपलब्ध है, तो ये मान के चलिए कि हम आपके विजन को करीब करीब 100% बचा सकेंगे। इसके कारण अर्ली डायग्नोसिस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब विजन बचाने के लिए, जैसे रेटिना में इफेक्ट पड़ ही गया जी, तो विजन वापस करने के लिए फिर वहां पर उपचार क्या क्या करते हैं? जी, मेडिकल साइंस अब काफी आगे बढ़ गया है। हमारे पास डायबिटिक रेटिनोपैथी जिसे कहते हैं, उसके अलग अलग स्टेज के लिए अलग अलग वेराइटी में ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जैसे मान लीजिए बहुत अर्ली स्टेज है जहां पर कि केवल छोटे छोटे खून के थक्के जमे हुए हैं, तो वहां पर अच्छा ब्लड शुगर कंट्रोल, लिपिड प्रोफाइल का कंट्रोल और आपके लाइफ स्टाइल में चेंजेस ला करके और कुछ आई ड्रॉप दे करके हम आपके विजन को बचा सकते हैं। इससे अगले स्टेज में आता है, मान लीजिए छोटे छोटे खून के धब्बे जम गए हैं और जो देखने की सब
देखने की जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन या इम्पोर्टेंट पार्ट होता है देखने का, जिसे हम मैकुला कहते हैं, अगर वो मैकुला में सूजन आ गया है डायबिटीज के कारण, सबसे पहले मैकुला ब्लीडिंग होने के साथ साथ मैकुला में सूजन भी आता है। अगर मैकुला में सूजन आ गया है और इस सूजन को हम बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन, जिसे हम ओसीटी कहते हैं, उससे डॉक्यूमेंटेड कर लेते हैं, नाप लेते हैं, तो उसका भी इलाज संभव है। उसके इलाज के लिए जो दवाई रहती है उसको आंख के अंदर ही इंजेक्शन के माध्यम से आंख के अंदर ही पहुंचाया जाता है, जिससे कि वो जहां पर सूजन है वहां पर डायरेक्ट काम करे और उसका बेहतर रिजल्ट आए। इसे बोलते हैं एंटी वेजेफ इंजेक्शन। ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत ही सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है मैकुलर इडिमा और डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए। यदि किसी पेशेंट को, किसी व्यक्ति को कोई डॉक्टर बोलता है कि आपके आंख में इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, तो बेहिचक लगवाएं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सेफ प्रक्रिया होता है। और इससे चूंकि मरीज लोग कई बार डर जाते हैं ये सुन करके कि आंख में कैसे इंजेक्शन लगेगा, बहुत ही छोटी, बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। मेरा सभी मरीजों से आज जो ये पॉडकास्ट देखेंगे उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि केवल डर के मारे अपना इलाज कराना बंद ना करें। ये तो एंटी वेजेफ इंजेक्शन की बात है। मान लीजिए इससे स्टेज और आगे बढ़ गया है, रेटिना में और ब्लीडिंग हो गया है, नए छोटे छोटे ब्लड वेसल्स बन गए हैं, तो लेजर होता है, आंख का लेजर होता के माध्यम से आंख की सेकाई कर देते हैं रेटिना की, और जो नए ब्लड वेसल्स बने हैं उनको हम बर्न करके उनको खत्म कर देते हैं। इससे भी मान लीजिए कोई पेशेंट लेट हो गया है और उसको आंख के अंदर ब्लीडिंग हो गया है और ब्लीडिंग के कारण पूरा रेटिना अपनी जगह से हिल गया है, जिसे हम रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं, अगर वो हो गया है, या विट्रस हेमरेज हो गया है डायबिटीज के कारण, तो सर्जरी के द्वारा भी उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी बहुत ही बेहतर तरीके से होता है और बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। पहले जितना कम बेहतर परिणाम था, आजकल उतना ही मेडिकल साइंस एडवांस हो गया है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गए हैं, बहुत अच्छी अच्छी मशीनें आ गई हैं और बहुत अच्छे तरीके से रेटिना का इलाज किया जा सकता है, यदि वो पेशेंट बहुत लेट स्टेज में भी है तो। लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि उस लेट स्टेज तक पहुंचना ही क्यों, उसके पहले अगर हम मैनेज करना चाहें तो किया जा सकता है। बिल्कुल, ये चर्चा इतनी ज्यादा उपयोगी लग रही है कि मैं तो ये बोलना चाहूंगा, जागो ग्राहक जागो, जैसे कहा जाता है, वैसी जागो। जितने लोग हो जिनको भी डायबिटीज की प्रॉब्लम हो रही है वो जागें, समय से पहले जागें, घबराएं ना। पहले तो अपनी दिनचर्या को बिल्कुल नियमित करें, अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का प्रयास करें। और सर से जो अब गंभीर चर्चा निकली है कि यदि वो आंखों को प्रभावित करने लग गया तो बहुत सी एडवांस टेक्नोलॉजीज है, और हम अपनी चिकित्सा और अपने रोग को जानने और उसके बारे में अवेयर होने से बचे मत। हमें अपने जीवन शैली में अपना नियमित जो चेकअप है उसको शामिल करना ही चाहिए, भले हम डायबिटीज के पेशेंट हैं या ना हो। बार बार ये कहा जाता है कि आप अपने बर्थडे के दिन अपना कंप्लीट मेडिकल चेकअप कराएं, और वैसी डायबिटीज का पेशेंट है तो अपनी आंखों की जांच जरूर कराएं। लोगों का ध्यान ही नहीं जाता सर, मेरे को जहां तक लगता है लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। मेरे यहाँ आपने 2 बार सर्जरी की है, मेरे यहाँ मैडम की आपने मोतियाबिंद की चिकित्सा की है, तो जब उनको प्रॉब्लम आई तभी हमको पता चला। मेरे मन में पहले से नहीं आया था, मैं खुद इतना समझदार होने के बावजूद कि मुझको आई चेकअप भी कराना चाहिए, यदि शुगर हो गया है तो नहीं जान रहा था। तो हम आज की हमारी चर्चा तभी सार्थक होगी जब इस संदेश को हम मजबूती से पहुंचा पाए लोगों तक कि यदि आपको डायबिटीज हो गया है तो आप नियमित अंतराल पर अपनी आंखों की चिकित्सा कराते रहें, देखभाल कराते रहें। और बहुत उन्नत तकनीक आ गई है। मैं सर के यहाँ जाता हूँ तो जितना चाहे आई प्रेशर से लेकर के जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनें हैं, वन बाय वन व्यक्ति उनसे गुजरते जाता है और तब जाकर के वो सर के चेंबर तक पहुंचता है। और वो सारी टेक्नोलॉजी पहले ही डिटेक्ट कर चुकी रहती है कि व्यक्ति की आंख में प्रॉब्लम है या नहीं है, और वो सारा डायग्नोसिस भी बड़ा सरल सहज होता है। कुछ वही मैं बोलना चाह रहा था कि आज के समय में मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो गया है कि अगर मरीज अपना थोड़ा भी ख्याल रखे, थोड़ा भी अवेयरनेस रखे, तो कोई भी बीमारी, कोई भी आंख में होने वाली खराबी को मिस करना मुश्किल है। और अगर कुछ हो भी जाता है तो बहुत अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल है।
और अगर कोई तकलीफ आगे बढ़ भी जाती है तो उसका इलाज आज के समय में बहुत एडवांस हो गया है। ये सब मेडिकल साइंस के एडवांसमेंट के कारण हुआ है। उसके कारण जो हम लोगों ने इतना इंस्ट्रूमेंट, इतना जो एडवांस इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हो पाया है हम लोगों के पास, उसके कारण अब हम लोग मरीजों का काफी बेहतर तरीके से इलाज कर पाते हैं और काफी विजन को बचा पाते हैं। जैसे अभी आपने मोतियाबिंद के विषय में कहा, डायबिटीज के मरीजों में जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मोतियाबिंद भी, कैटरेक्ट भी बहुत समय से पहले हो जाता है। ग्लाकोमा भी होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। डायबिटीज के मरीजों में जब पहले हम लोग ऑपरेट करते थे, आज से 10-12 साल पहले, तो काफी डर बना रहता था कि कहीं कोई इन्फेक्शन होने की संभावना तो नहीं है, कहीं कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, कैटरेक्ट सर्जरी फेल तो नहीं हो जाएगा। लेकिन आज के समय में मेडिकल एडवांसमेंट के कारण, स्किल डेवलप, डॉक्टर्स के स्किल के डेवलपमेंट के कारण और मरीज के सहयोग से हम लोग बेहतर तरीके से अब रिजल्ट देने लगे हैं और काफी कंट्रोल्ड और बेहतर रिजल्ट आने लगे हैं। हाँ सर, एक आखिरी मैं चर्चा करना चाहूंगा, ग्लूकोमा से भी बहुत ज्यादा लोगों को तनाव है, डर है। यदि ग्लूकोमा हुआ मतलब तो फिर आंख की दृष्टि चली ही गई मानते हैं। हाँ, इसका डायबिटीज से संबंध और क्या इसकी चिकित्सा अब संभव है, ये भी जरूर बताएं। जैसे मैंने अभी कहा कि मेडिकल साइंस बहुत प्रगति कर चुका है, बस आपके अवेयरनेस की जरूरत है, सही चिकित्सक के पास आपके पहुंचने की जरूरत है। ग्लाकोमा कांच बिंदु जैसे हम लोग कहते हैं, उसके साथ सबसे दुखदाई बात यह है कि वो अपना कोई सिम्टम नहीं दिखाता। जैसे कि मलेरिया होगा या पेट में इन्फेक्शन होगा तो हमको पता चल जाता है, फीवर आ जाता है, लूज मोशन हो जाता है, तब हम अंदाज लगा लेते हैं यार कि मेरे को कोई इन्फेक्शन हुआ है। लेकिन ग्लाकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपके आंख की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है, लेकिन आपको बहुत लेट स्टेज तक पता नहीं चलता है। तो पता कैसे करें? इसके कारण हम लोग अपने हॉस्पिटल में ये फिक्स कर दिए हैं कि जो भी पेशेंट हमारे पास आ रहा है उस सबका हम आंख का प्रेशर चेक करते हैं। ग्लाकोमा के लिए सबका चेक करते हैं, क्योंकि चूंकि ये बीमारी सिम्टमलेस है, कोई आपको सिम्टम नहीं दिखाएगा, तो आपको ये मालूम ही नहीं चलेगा जब तक हम आंख के अंदर का प्रेशर नहीं चेक करेंगे। तो हम सबका आंख का प्रेशर चेक करते हैं, और स्पेशली जो 35 साल से एज के ज्यादा लोग हैं उनका तो करना ही है आंख का प्रेशर चेक। जहां तक आपने पूछा कि इसका ट्रीटमेंट कैसा है, काफी बेहतर ट्रीटमेंट है, दवाइयां बहुत अच्छी आ गई है, डायग्नोसिस बहुत अच्छे टेक्निक से होने लगा है, बहुत अर्ली स्टेज में हम डायग्नोस कर लेते हैं और बहुत अच्छी दवाइयां चालू कर देते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई लेट स्टेज में भी आ रहा है तो आजकल सर्जरी भी, अच्छी सर्जरियां भी उपलब्ध है। बस लेकिन इसमें ग्लाकोमा में एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि जितना आपके आंख का विजन खराब हो चुका है उसे हम वापस नहीं ला सकते। इसलिए इसका एक ही मूल मंत्र है, अर्ली डायग्नोसिस, बेटर ट्रीटमेंट। अभी तो चर्चा करके आपसे मन नहीं भर रहा है। एक्चुअल में नेत्र के ही उपचार से संबंधित इतनी बातें हैं कि उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। डायबिटीज पे चर्चा शुरू हो गई है, तो वो चर्चा अभी तो शुरू होकर के तैयार हुई है, ऐसा लग रहा है। तो इन सब मुद्दों पर हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी और सर से हम 1 बाय 1 चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे। आपको ये चर्चा उपयोगी तो है ही, कैसे लग रही है जरूर बताइएगा। आप किन बिंदुओं पर सर से और ज्यादा जानना चाहते हैं वो बताइएगा, और स्वास्थ्य की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो आपको परेशान कर रही हैं इसको भी बताइएगा। आपको बेहतर स्वास्थ्य के लिए हम लोग अपनी तरफ से शुभकामनाएं देते हैं। और मैं सर से कहना चाहूंगा कि और वो कुछ संदेश देना चाहते हैं तो आगे कहें और फिर हम चर्चा को विराम पर ले जाएंगे। बहुत ही अच्छा प्रयास है तिवारी जी आपका, और मैं चाहूंगा कि हम आपके इस प्रयास में सहभागी बने, और मेरी तरफ से जो भी सहयोग बनेगा मैं करूंगा, और चाहूंगा कि मैं शहर के और भी चिकित्सकों को आपके इस पॉडकास्ट में बुलाऊं और आप उनसे लोगों के लिए क्वेश्चन करें, जाने कि कैसे हम स्वास्थ्य के लिए अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद एवं बहुत बहुत धन्यवाद जी। दर्शकों को भी हम विश्वास दिलाते हैं, सर तो ज्ञान के सागर हैं। मेरा इनके साथ लंबे समय से बैठना रहता है। ये दर्शन पर भी गहरी पकड़ रखते हैं और चिकित्सक और सर्जक के रूप में तो इनकी कोई सानी नहीं है। आगे हम चर्चा ये रखेंगे, डायबिटीज पर ही अभी हमारा मन नहीं भर रहा है।
यदि परिवार में पृष्ठभूमि है तो डायबिटीज से कैसे बच सकते हैं, जो नियमित दिनचर्या है, आपका मॉर्निंग वॉक है, वहां से लेकर के आप भोजन में किन चीजों का समावेश कर सकते हैं, डायबिटिक रिवर्सल वास्तव में जमीनी रूप में कितना आप ला सकते हैं, दवाओं का प्रयोग किस लिमिट के बाद जाकर के क्या वापस कम किया जा सकता है, सब पर हम सर से बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हमारे पॉडकास्ट का नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करें। धन्यवाद। थैंक यू।